अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे आपके बुक के लिहाज से चैप्टर 10 दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आपके एग्जाम्स के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट, जो भी हम आपके साथ लेक्चर आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इनके नोट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर हमारे वेबसाइट का लिंक मौजूद है, वहां से आप ये तमाम नोट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपने वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां पे साइन अप करना है फ्री में और तमाम नोट्स को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान बनता है। ठीक है, ये बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब हमने कोई प्रोडक्ट या कोई गुड्स हमने इंपोर्ट करने होते हैं या एक्सपोर्ट करने होते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम जो कि जिस इंसान ने प्रोडक्ट मंगवाना है, इट मीन्स कि हमारा इंपोर्टर जिसको हम अपने प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो वो जो इंपोर्टर होगा जो इंपोर्ट करवा रहा है, वो अपने मुल्क के बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास जाकर लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वेस्ट देगा, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट एक रिक्वेस्ट होती है, उस बैंक के जरिए की जाती है, फिर बैंक जो है उसको अप्रूव करता है और उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करता है इंपोर्टर के नाम पर। और ये बनाया क्यों जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है, एक श्योरिटी के लिए बनाया जाता है, ताकि आप जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स आप इजीली कर सकें, बाइंग एंड सेलिंग जो आप कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है, हमें तो मालूम नहीं है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कि अगर कोई बंदा चाइना में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है या कहीं यूरोप में बैठा हुआ है, अगर हमने यहाँ से कोई प्रोडक्ट उसको भेजना है, तो हमें क्या पता कि वो ऑथेंटिक है नहीं है, कल को हमारे पैसे देगा नहीं देगा। हम उसको कहाँ पे वहां पे ढूंढते फिरेंगे। तो वो जब बैंक के जरिए हमें लेटर ऑफ क्रेडिट बना के भेजता है, तो इस मीन्स की बैंक की तरफ से हमें श्योरिटी आ जाती है कि ये जो बंदा है ये ऑथेंटिक है, ये आपकी पेमेंट देगा। आप जो है इसको प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी ये कह रहा है, ये गुड्स कह रहा है, आप इसको बना के भेज दें। ठीक है, तो ये इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाया जाता है। तो बैंक इसके अंदर बड़ा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बैंक ही इसके अंदर प्ले कर रहा होता है, क्योंकि अगर आप बैंक को बीच से हटा देते हैं तो वहां पे 100% रिस्क आ जाता है। अगर वो बंदा आपको पेमेंट करना चाहे तो वो करे, नहीं करना चाहेगा तो वो गायब भी हो सकता है, मतलब फ्रॉड हो सकता है और उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप किसको जाके बोलेंगे, आप केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बैंक बीच में इन्वॉल्व होगा तो आप लीगली भी उसका सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट, कुछ अलग-अलग काइंड्स का होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट की नेचर जो है वो उसमें लिखी भी होती है कि ये किस टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट है। फिर उसके मुताबिक ही जो इंपोर्टर होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, वो उसको उसी लिहाज से उसको रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हमारे पास है रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल। रिवोकेबल क्या होता है कि जिसके अंदर जो है हमारे जो बैंक जो क्योंकि बैंक बना रहे हैं ना लेटर ऑफ क्रेडिट, तो बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओन कर सके और उसकी भी इक्वल राइट्स होते हैं कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके या उसमें कोई चेंजेस कर सके कल को, जबकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट बन चुका हो। ठीक है, पहले नहीं, मतलब वो जब बन चुका हो उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना या उसको चेंजेस करना, बैंक को हम राइट्स दें। ठीक है, और अगर हम बैंक को राइट्स नहीं दे रहे हैं, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स कि बैंक जो है वहां पे एज अ डमी काम कर रहा होता है। ठीक है, सिर्फ जो आप कहेंगे वो उस तरीके से उसके ऊपर चलता रहेगा।
ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो चेंजेस बैंक नहीं करता। जो एक दफा वो लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार हो गया तो वो उसी तरीके से बैंक उस पे अमल करेगा। कल को आप उस पे चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, रिवोकेबल के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इररिवोकेबल के अंदर वो जो फिक्स आपने एक दफा जो उसके अंदर जो बनवा दिया, वो प्रिंट होके आ गया बैंक की तरफ से, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही सेफ या सिक्योर आप इसको कह सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। इसके अंदर ये होता है कि बैंक जो है वो 100% जो है रिस्क जो है वो अपने ऊपर ले लेता है कि अगर कल को ये बंदा जो है मतलब जो इम्पोर्टर है, अगर ये तुम्हारे पैसे नहीं देता है तो इसके पैसे मैं तुम्हें पे करूंगा, तुम इसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब मेरा एक तरह से बैंक उसके बिहाफ पे कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, इसको प्रोडक्ट भेज दो। अगर ये तुम्हें पैसे नहीं देता ड्यू टू एनी रीजन तो मैं तुम्हें उसके बिहाफ पे तमाम पेमेंट करूंगा। इट्स मोर लाइक एन इंश्योरेंस। जैसे आप इंश्योरेंस नहीं करवाते कि अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए, तो वो सारी की सारी जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज आपको दे रही होती है। तो इसके अंदर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ये होता है। तो ये ज्यादातर समझे कि कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट या ह्यूज पेमेंट्स के ऊपर होता होगा, जिसके अंदर बैंक ये इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी होते होंगे, या वो बैंक्स जो वो कंपनीज हैं जिनके जरिए बैंक ये फैसिलिटीज दे रहा है, उसको पता होगा कि ये जो क्लाइंट है ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा मेरा। तो इसकी वजह से वो उसके बिहाफ पे ये रिस्क ले लेता है, ये गारंटी दे देता है अगला एक्सपोर्टर को कि तुम जो है बेफिक्र होकर इसको चीजें भेज सकते हो। उसके बाद है कंफर्म्ड वर्सेस अनकंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगर मुझे अमेरिका से कुछ चीजें मंगवानी है, तो मैं अमेरिका को कोई एक बंदा है, मिस्टर टॉम है। मिस्टर टॉम जो है वो कोई एबीसी बैंक में जाते हैं, और वो एबीसी बैंक के कोई नॉर्मल सा बैंक है जैसे हमारा कमर्शियल बैंक होता है। तो वो मैं कहता हूँ कि मुझे कमर्शियल बैंक की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे मुल्क के स्टेट बैंक की गारंटी चाहिए, या किसी बड़े बैंक की, नेशनल बैंक की कोई गारंटी चाहिए। तो वो जो है वो बैंक जो है जो इशुइंग बैंक होता है, इसको हम इशुइंग बैंक कहते हैं, जो कि छोटे बैंक होते हैं। तो ये जब अपने से बड़े बैंक से मतलब कि लाइक उनको हम कहते हैं कन्फर्म्ड बैंक्स। ठीक है, तो वो अपने से भी एक और बड़े बैंक के पास जाएगा, वहां से गारंटी लेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 लोग गारंटी ले, मतलब 3 लोग शामिल होंगे। एक इंपोर्टर खुद जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने किसी बैंक गया, और वो बैंक भी फिर किसी और बैंक के पास गया अपनी गारंटी बनवाने के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पर श्योरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि चले कमर्शियल बैंक ने या कोई छोटे बैंक ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उससे बड़े जो इन्फॉर्म बैंक्स हैं वो फिर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि उनका एक नाम होगा, वो एक मशहूर बैंक्स होंगे, और वो एक वर्थ रखते होंगे। ठीक है, और फिर इसके बरक्स अनकन्फर्म बैंक्स का ये होता है कि वो बड़े बैंक्स जो होते हैं वो आपकी श्योरिटी लेने के लिए रेडी नहीं होते। तो इट मीन्स कि अगर आपको इशुइंग बैंक पे ट्रस्ट करना है तो आप ट्रस्ट करके मंगवा ले, वरना वो वो कंफर्म बैंक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बाय नेचर जो होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। लेकिन अगर वो उसकी नेचर ऐसी है, उस पे लिखा हुआ है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, देन आप उसको मिस्टर ए या मिस्टर बी को भेज सकते हैं। वरना अदरवाइज अगर उस पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको पता होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि अगर मल्टीपल एक ही इंसान इंपोर्टर जो है वो एक दफा लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया बैंक से, दोबारा से उसी इंसान के लिए दोबारा से लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने आ गया। इट मीन्स के मल्टीपल नंबर ऑफ जब लेटर ऑफ क्रेडिट बनते हैं एक ही इंसान के नाम पर, तो उसको हम बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उसके बाद पेमेंट एट साइट और डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इसमें ऑलरेडी इस पर मेंशन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर कि पेमेंट एट साइट होगा, मतलब कि पेमेंट आपको उसी टाइम मिलेगी, विद इन अ वीक मिल जाएगी। कि जैसे ही आपने मुझे स्टॉक भेजा, मेरे पास गुड्स मिले, तो एक हफ्ते के बाद आपको विद इन अ वीक जो है 1-2 दिन बाद भी आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, मीन्स कि वो एक लॉन्ग प्रोसीजर होगा, मतलब कि महीना 1.5 महीना उसमें लग जाएगा आपको पेमेंट मिलने में। और उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये समझिए कि पेमेंट एट साइट वाला एक छोटी इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ छोटे आपने कुछ सर्विसेज भेजी होंगी जो कि आपको फौरन से पेमेंट मिल जाती है। लेकिन डेफर्ड के अंदर कुछ हैवी गुड्स हो सकते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जिसकी वजह से अगला बंदा आपसे टाइम मांगता है आपको पेमेंट करने में।
रेड रेड और ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट अलग है और ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट अलग है, ये दोनों अलग अलग होता है। रेड के अंदर क्या होता है, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में, कि अगर आपने पाकिस्तान से कोई चीज मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान को ऑर्डर आया है कि आपने जो है वो इतनी डेनिम जैकेट्स बना के हमें भेजनी है। अब वो कंपनी कहती है मेरे पास डेनिम जैकेट्स का कपड़ा खरीदने को इतने पैसे नहीं है, मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरे पास मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होगा कि वो जो इम्पोर्टर होगा, जो इम्पोर्टिंग कंपनी का बंदा होगा, वो क्या करेगा, उसको कुछ एडवांस पेमेंट करेगा उस, ताकि वो जो है वो उस पैसों से रॉ मटेरियल खरीद सकें। तो इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर मेंशन होगा कि मैंने इसको रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत मैंने इस फला बंदे को इतने पैसे दे चुका हूँ रॉ मटेरियल के। इट मीन कि रॉ मटेरियल के पैसे बाद में नहीं मुझसे मांगे जाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल के पैसे मैंने इसको दिए हैं। तो ये सिर्फ अपने बनाने के पैसे लेगा और उसको जो भी पहुंचाने के पैसे लेगा। लेकिन अगर ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि समझे कि उस इम्पोर्टिंग कंपनी, जो इम्पोर्टिंग बंदा जो है, जो इम्पोर्टर है, उसको आपका सिर्फ काम बहुत ज्यादा पसंद है उसको। जैसे कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज बनती है, क्राफ्ट बनता है, तो कहेगा मुझे पाकिस्तान से ही बनवाना है। अब वो बंदा कहता है कि मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज है, आपने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, इतने बड़े ऑर्डर के लिए मुझे बहुत से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद बनाने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा खर्चा आएगा शिपमेंट का, आप ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे। तो आपको क्या करेगा कि वो बंदा जो है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत आपको दोनों पेमेंट देगा। आपको रॉ मटेरियल के पैसे भी वो देगा इन एडवांस, और आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी वो, या शिपमेंट चार्जेस भी वही बेयर करेगा, वो तमाम पैसे आपको एडवांस पे भेज देगा। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। उसके बाद लास्ट वन के लेटर ऑफ क्रेडिट और स्टेट बैंक का क्या ताल्लुक होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा वो हम कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे थे, लेकिन स्टेट बैंक क्या कर रहा होता है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है ऊपर से कि क्या पेमेंट जो है वो टाइम पे हो रही है, कि उस बंदे को पेमेंट मिली है टाइम पे या नहीं मिली है। क्योंकि ये बैंक्स का, जब आपके आपने किसी मुल्क में चीजें जा रही हैं, ठीक है, और आपके मुल्क में आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ही मुल्क के बंदे ने कहीं से चीजें मंगवाई थी, तो इमेज आपके मुल्क का खराब होगा अगर वो बंदा पैसे नहीं देता है। तो इसकी वजह से जो स्टेट बैंक होता है वो आगे आता है, रोल प्ले कर रहा होता है, पेमेंट्स देख रहा होता है कि इस आइदर वो पेमेंट टाइम पे हो रही है या नहीं, डिलीवरी जो है वो टाइम पे हुई है या नहीं, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हुई है या नहीं, या जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं, हमारे मुल्क के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो बैंकिंग के रूल्स हैं, क्या ये उसको फॉलो कर रहे हैं। ये तमाम चीजें स्टेट बैंक ने देखनी होती हैं। वो तमाम चीजें देख रहा होगा, कमर्शियल बैंक से पूछ रहा होगा, उस इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बारे में पूछ रहा होगा, हर चीज उसको डिटेल में मौजूद चाहिए ताकि उसको पता चले। डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी हो सकती है, जिस जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, दैट कुड बी इनवॉइस रिसिप्ट हो सकती है, कि मतलब कोई भी अगर उसने जिस जगह शिपमेंट के ज़रिए पहुँचाया है, रेलवे के ज़रिए पहुँचाया है सामान जो है, तो वो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग होता है कि उस दौरान, शिपमेंट के दौरान अगर आपको जो रिसिप्ट मिलती है उसको बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, ठीक है। पैकेजिंग लिस्ट मतलब कि उसके अंदर जो भी उसकी प्राइसिंग वगैरह है तमाम लिखी होगी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, जो बंदा एक्सपोर्टर के बारे में तमाम डिटेल्स लिखी होंगी कि उस मुल्क का शहरी है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी के आपने ये तमाम चीज़ों की इंश्योरेंस कराई हुई है, ठीक है। ये अनइंश्योर्ड चीज़ें नहीं है, और इंस्पेक्शन भी कराई हुई है। इंस्पेक्शन मतलब कि आपने इनको चेक भी करवाया हुआ है, कि जिसकी वजह से मेरे तक चीज़ें पहुँचेंगी तो मुझे पता होगा कि आपने इंस्पेक्शन कराई हुई है, तो मुझे रिस्क मेरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। मुझे होगा कि यार इसने जो है चेक करवाया हुआ सामान, तो वो ठीक ही होगा, क्योंकि उसका अपने सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं। इंस्पेक्शन कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि तमाम आपके गुड्स को चेक करते हैं प्रॉपर्ली, और उसके बाद जब वो उसको अप्रूव करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। इससे जो इम्पोर्टर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी मिल जाती है कि जो मेरे तक प्रोडक्ट पहुँच रहा है वो चेक हुआ हुआ है एक्सपर्ट्स के ज़रिए, तो वो फिर उसको बड़े बआसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 10 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें यही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने कोशिश की कि जितना आसान आपको समझा सकूं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर
फॉलो उनसे वहां पे विजिट कर सकते हैं और तमाम नोट्स को जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।